सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी हुआ। भारत नाम का ये जो महाराष्ट्र है, जिसकी प्रशंसा में हम सदियों से, यानी कम से कम लगभग 150 साल से, 1857 से हम कसीदे पढ़ते आए हैं। 1857 के विद्रोहियों ने जो तराना लिखा था, अजीमुल्लाह खान का तराना, जिसमें हिंदुस्तान प्यारा शब्द पहली बार आता था, उसी महान राष्ट्र भारत के एक हिस्से का वो वीडियो था। हम में से बहुत सारे लोग उस वीडियो को नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे भीतर कुछ वो शर्मिंदगी उसे देखकर हो रही थी और हम अपना ही सामना करने से बच रहे थे। जिसे हम देख नहीं पा रहे थे, वो छोटा सा वीडियो, जिसको देखकर हमारी आत्मा खुद को गुनाहगार मान रही है। ये सब कुछ पिछले कुछ महीनों से और शायद लगभग पिछले एक दशक से हिंदुस्तान में चल रहा है। जब मैं वो वीडियो देख रहा था, तो मुझे हिंदी के एक प्रगतिशील महान लेखक यशपाल के उपन्यास झूठा सच के पहले खंड का एक अंतिम दृश्य याद आ रहा है। उस अंतिम दृश्य में इधर से आने वाले शरणार्थी और इधर से जाने वाले शरणार्थी, यानी जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहे थे और जो पाकिस्तान से शरणार्थी हिंदुस्तान आ रहे थे, इन दोनों के काफिले अगल बगल में, और उसमें से एक काफिला जो जमीन पर चल रहा था, वो अपनी बांस की बल्लियों पर एक नग्न स्त्री का शरीर ऊपर उठाए हुए था और विजयी भाव के साथ एक अजीब किस्म की हिंसक, बर्बर और भयानक ध्वनियां निकाल रहा था। ये जो कुछ हो रहा है, चाहे वो मणिपुर में हो रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, चाहे उस मेवात में हो रहा है, जिस मेवात का इतिहास देश के सांस्कृतिक इतिहास में, जैसे जौनपुर के बगैर सांस्कृतिक इतिहास पूरा नहीं होता। ख्याल गायकी, ख्याल की पूरी परंपरा जहां से शुरू होती है, वो शहर जौनपुर है। तो जैसे जौनपुर का महत्व आपके पास नहीं होते, भीमसेन जोशी, बिस्मिल्लाह खान नहीं होते, यदि जौनपुर से वो ख्याल की पूरी परंपरा शुरू नहीं। वैसे ही मेवात का एक सांस्कृतिक इतिहास में जबरदस्त महत्व। उसी मेवात के हिस्से में नूह में जो कुछ घटा है, उसके जो वीडियो आए हैं और जिस तरह से वो पूरा का पूरा घटनाक्रम षड्यंत्र पूर्वक, और ये षड्यंत्र अब ऐसा षड्यंत्र नहीं है जो रात के अंधेरे में होता है, अंधेरे में कविता की तरह, जिसमें से ये पंक्ति उठाई है। अब ये सारे के सारे षड्यंत्र हमारी आंखों के सामने सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, टेलीविजन पर दिन रात होते रहते हैं। मणिपुर और नूह को मिला दीजिए और फिर याद कर लीजिए पिछले 2 साल पहले उन किसानों को जो 1 साल से ज्यादा दिल्ली की सरहद पर खड़े रहे, उन पहलवान बेटियों को याद कर लीजिए जो अभी अभी दिल्ली से उठकर गई हैं अपने घरों की तरफ। ये सारा का सारा घटनाक्रम, जब ये सब घट रहा है तो मुझे झूठा सच याद आता है। तो इसका मतलब है कि ये सारा मामला इतना तात्कालिक नहीं है, ये अभी नहीं हो गया है अचानक, इसकी तैयारी चल रही है लगातार। तो ये सब कुछ को समझने के लिए पिछले 150 साल के हिंदुस्तान को समझना बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी ताकत भी स्वतंत्रता आंदोलन से आती है। हम स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे उज्जवल पक्ष में से एक है प्रगतिशील आंदोलन, क्योंकि हमने वो जनता के सपने देखे हैं, हमने जनता की तरफ से वो बातें कही हैं जिसे कहने में लोग उस समय भी गुरेज करते थे। लेकिन उसी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान
उसी स्वतंत्रता के संग्राम के दौरान वो भी थे जो आज कुर्सियों पर बैठे हैं, जिनके पास ताकत है, जो सत्ता चलाते हैं और जिन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता सिर्फ राजनीतिक प्रक्रियाओं से नहीं प्राप्त की, जिन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता अपनी सामाजिक प्रक्रियाओं के द्वारा और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा दिन ब दिन मजबूत की। हम सब प्रगतिशील लोग राजनीतिक सत्ता प्राप्त होने के साथ अपने कर्तव्य की इतिश्चित समझ लेते हैं, लेकिन वो अपने कर्तव्य की इतिश्चित नहीं समझते। वो जब उनके हाथ में राजनीतिक सत्ता होती है तब भी वो अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक सत्ता को ज्यादा ताकतवर बनाने में लगे रहते हैं। इसलिए जो लड़ाई है, ये लड़ाई 150 साल पुरानी है और 150 साल से ये चल रहा है, लेकिन कुछ घटनाएं इधर के वर्षों में घटी हैं। उन घटनाओं की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि राष्ट्र की राजनीतिक शक्तियां ही फांसीवादी नहीं हुई हैं। ये ठीक है कि राजनीतिक रूप से नेतृत्व करती हुई वो दिखाई दे रही है, और बहुत धीरे धीरे बहुत ही शांत और दीर्घकालिक प्रक्रिया से हमारे समाज की मूलभूत इकाइयों का फांसीवादीकरण हुआ। आप बुरा ना माने तो मैं कहूं कि हमारी जो सबसे बड़ी इकाई है, सबसे ताकतवर और सबसे मूल इकाई है परिवार। ये जो राजनीतिक, ये जो पॉलिटिकल फासिज्म है, ये जो सोशल फासिज्म है, ये पहली बार शायद हो रहा है कि परिवार उसमें शामिल है, उसका अभेद्य हिस्सा है। अब अभिव्यक्ति के खतरे सिर्फ सड़क के ऊपर बाहर नहीं है। हम सब जानते हैं 12 के बाद ये जो नया है ये 12 में बना है। ये परिघटना 12 से शुरू होती है। उस जगह को भी याद कर लेना जरूरी है जिसका नाम है अन्ना आंदोलन, जिसने सारा का सारा नए ढंग का विधान बनाया है। और कुछ अपनी तरफ आत्मालोचन करने की भी जरूरत है कि उस वक्त हम क्या कर रहे थे, हम किस तरह से क्या क्या व्यवहार कर रहे थे। तो पहली बार राजनीतिक सत्ता और सांस्कृतिक और सामाजिक सत्ता के साथ परिवार का गठजोड़ हुआ है। हम अपने परिवारों के भीतर उस फासिज्म से, उस फासीवाद से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं है। हम अपने परिवार के व्हाट्सएप समूह में नहीं रह पाते। हम एक ही माँ बाप के जाए हुए 3 बच्चे एक परिवार में अपने बच्चों के साथ नहीं रह पा रहे हैं बहुत देर तक। इन परिघटनाओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमारे परिवार, हमारी मूल सामाजिक इकाइयां सिर्फ राष्ट्र ही एक जेल खाना, एक यातना गृह नहीं है इस वक्त। जैसा कि कहा था फैज ने, और जब हम फैज को याद करते हैं, निसार तेरी गलियों पे वतन की चली है जहां रस्म कि कोई नस्ल उठा के चली। ये जो राष्ट्रवाद था, ये जो राष्ट्र के नाम पर ये जो ताकत इकट्ठी की गई थी और जिस तरह से राष्ट्र का खेल हुआ था, ये जो नई रस्म चली कि कोई स्वर उठा के न चले, तो सिर्फ राजनीतिक ताकतें, सामाजिक ताकतें ये करने पर हमें मजबूर कर रही थी। पर अब तो वो ताकतों का पसारा हमारे घर तक, हमारे परिवार तक चला आया है। परिवार एक यातना गृह में तब्दील हो गए। तो इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है कि हम क्या अपने परिवारों के भीतर अभिव्यक्ति के खतरे उठा रहे हैं? क्या हम अपनी समाज की सबसे मूलभूत इकाइयों के भीतर, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, जहां हम पढ़ते हैं, जहां हम पढ़ाते हैं, उन जगहों पर जहां हम काम कर रहे हैं, उन चाय दुकानों पर जहां हम जाते हैं, बैठते हैं, उन दुकानों पर हम ये खतरे उठा रहे हैं? या हम इतने साधुओं हैं कि हम खतरे से प्रगतिशील आंदोलन के या ऐसे ही मंचों पर उठाते हैं? इस पर विचार करने की जरूरत है। तो ये मुल्क, ये समाज जो एक बहुजातीय राष्ट्र के रूप में धीरे धीरे विकसित हुआ है, जो बहुलतावादी और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ है, ये तब तक रहेगा जब तक समाज की और परिवार की इकाइयां पूरी तरह राजनीतिक शक्तियों के नेतृत्व में आस्थावान नहीं हो जाती। इसलिए इन सब बातों पर ध्यान देने की जरूरत है।
ये जो खतरे हैं, जैसा मैंने कहा कि आज नहीं पैदा हुए हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के समय से थे। स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रगतिशील सिरा था और स्वतंत्रता आंदोलन के समय में ही स्वतंत्रता आंदोलन की प्रगतिशील शक्तियों के ऊपर आघात करने वाली प्रतिक्रियावादी शक्तियां भी उस समय भी मौजूद थी और ये दिनों दिन इनके बीच में ये द्वंद्व लगातार पिछले 100 साल से सवा सौ साल से बन चल रहा है। इसलिए हमारे समय के लोकतंत्र पर बात करने के लिए जरूरी है कि हम पहले लोकतंत्र को थोड़ी सूक्ष्म तरीके से और हिस्सों में बांट कर देखा। सब भान 22 से ही का जो हमारा सोच विचार है कि सब उसमें शामिल है, उससे थोड़ा बाहर आकर थोड़ा ज्यादा सूक्ष्म तरीके से अपने हाथ ले जाना होगा। इसलिए 47 से 75 का जो लोकतंत्र है उसके बारे में अलग तरीके से बात करनी होगी। 75 से 92 का जो लोकतंत्र है उसके बारे में अलग तरीके से बात करनी होगी और 92 से 2012 के बीच में जो लोकतंत्र का संघर्ष है उसके बारे में अलग तरीके से बात करनी होगी और जो 2012 के बाद का लोकतंत्र है जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें समाज बहुत बड़ी मात्रा में उसमें भागीदार है, उस लोकतंत्र के बारे में भी बात करनी होगी। ढेर सारी मामले जो 1992 से शुरू होते हैं, ये जो हमारा समकालीन लोकतंत्र है इसकी नाव 1992 में गढ़ी है, 1991 और 92 में गढ़ी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुक्तद्वारी राष्ट्र जिसमें सब कोई आ सकता है वहां गढ़ी है। ये भूमंडलीकरण नाम की चीज जो मूलतः पुराने उपनिवेशवाद और पुराने साम्राज्यवाद का एक नया रूप लेकर आई थी, जो अंततः एक धोखा है, क्योंकि भूमंडलीकरण नाम की कोई चीज असल में है नहीं। ये पूंजीवाद का एक नया रूप, एक नई प्रक्रिया, एक नया चेहरा है, एक नया मिशन। इस जमाने में जिस तरह से पूरी दुनिया के भीतर लोकतंत्रों का क्षरण हुआ, इस पर गौर करना जरूरी है। इस पर गौर करना जरूरी है कि लोकतंत्र का फॉर्म जो है, यानी दिखने में तो लगता है कि लोकतंत्र है, क्योंकि हम सब जाते हैं हर 5वें साल और हम अपनी उंगली में नीला निशान लेकर लौटते हैं, लेकिन उसका कंटेंट, उसका वस्तु तत्व धीरे धीरे अलोकतांत्रिक हो रहा है, तानाशाह अधिनायकवादी हो रहा है और फासिस्ट हो रहा है। ये परिघटना, इसकी जड़ें 1952 में उस ग्लोबलाइजेशन की अर्थनीति में है और वो ग्लोबलाइजेशन की अर्थनीति जिसने समाज के बड़े हिस्से को अपना एजेंट बनाया। आज मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं और चाहता हूं कि मेरा बेटा एक ऐसी पढ़ाई पढ़े जिसमें वो पढ़ाई पढ़ने के बाद अमेरिका चला जाए। वो मिडिल क्लास जो अमेरिका, अपने बच्चों के अमेरिका जाने के सपने देखता है, खुशी मनाता है जब बच्चे अमेरिका चले जाते हैं, उस मिडिल क्लास के बारे में बात करनी होगी, क्योंकि इस समाज का नाश, इस समाज में जो कुछ भी नकारात्मक हो रहा है, जिसमें मैं दुख और पीड़ा के साथ कह रहा हूं कि परिवार यातना ग्रहों में तब्दील हो गए हैं, वो मध्यवर्ग के उस चरित्र बदलने के कारण, ये मध्यवर्ग का जो एक जमाने में ये मध्यवर्ग प्रगतिशील मध्यवर्ग होता था, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु से लेकर और जितने भी नाम लिए वो या तो मध्यवर्ग के व्यक्ति थे या मध्यवर्ग में रूपांतरित हो रहे थे, मिडिल क्लास में जा रहे थे, सरकारी नौकरियां कर रहे थे, छोटे छोटे काम कर रहे थे। ये मध्यवर्ग का जितनी तेजी से फासीवादीकरण हुआ है, वो फासीवादीकरण ग्लोबलाइजेशन की परिघटना की वजह से संभव नहीं हो सकता, इसलिए उसके बारे में बात करना जरूरी है। ये सिर्फ भारत में नहीं हुआ है, सिर्फ भारत में नहीं हो रहा है, ये पूरी दुनिया में लोकतंत्र का फॉर्म तो है, लेकिन उसके अंदर का कंटेंट अधिनायकवादी, तानाशाही और फासिस्ट हो रहा है और इस पर गौर किए जाने की